सुपर पावर का झमेला है। सुपर पावर कौन है और इस सुपर पावर की लड़ाई में आप और हम परेशान हैं। एक सुपर पावर कहता है कि मैं ही सुपर पावर हूं, एक दूसरे से जो आने वाले दिनों में सुपर पावर बनने की क्लेम करता है उससे मिलने जाता है। बहुत सारे सवाल हैं इस सुपर पावर को लेकर कि आखिरकार ईरान झुकने को तैयार नहीं और खुद को सुपर पावर क्लेम कर रहा है। तो ऐसे कई सुपर पावर के बीच में भारत कहाँ खड़ा है? भारत कब बनेगा सुपर पावर? वो जो सपने हमने देखे थे कब होंगे वो पूरे? और सुपर पावर की बात अब मैं छोड़ भी दूं तो भारत आखिरकार कहाँ खड़ा है? कितना पेट्रोल है भारत के पास और कितना डीजल हमारे पास रखा है? अगर आरबीआई ने अप्रैल में 80% से ज्यादा गोल्ड खरीद लिया है तो भारत के नागरिक कब तक गोल्ड नहीं खरीद सकते? स्टॉक मार्केट का क्या होगा? लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल कि जो स्वयंभू सुपर पावर और जाहिर तौर पे दुनिया मानती भी है, उससे क्या ठान रखा है? वो कब रुकेगा? और आज ईरान के ऊपर हमला होना था लेकिन हमला टाल दिया गया। आने वाले फ्यूचर की तस्वीर कैसी रहेगी? तो इन तमाम सवालों के बीच हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम एक एक करके समझेंगे, एकदम खाली पन्ने की तरह, कि अब हम किस दौराहे पर आके खड़े हैं। क्योंकि आज ये बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि एक बार फिर जो बीच में सीज फायर हुई है वो अब कभी भी एक इशारे से इधर या उधर हो सकती है। तो क्या चाइना में इसका सल्यूशन निकला? और जिस तरीके से शी जिनपिंग ने बात करी वो एक सुपर पावर की तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज शोकेस पूरी दुनिया में कर चुके हैं। तो ऐसी तमाम बातों के बीच में हम ये समझेंगे कि भारत कहाँ खड़ा है, भारत की परिस्थितियाँ कहाँ हैं। मेरे साथ प्रोफेसर सुधीर सिंह जी, फॉरेन एक्सपर्ट, मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ग्रुप कैप्टन यूके देबनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और डॉक्टर अजिताभ जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहले देबनाथ सर, ये जो सुपर पावर की लड़ाई है, ये मुझे इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत ही इनोसेंट सा सवाल मेरे पास आया था फील द थ्रिल में ही, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, क्या अमेरिका हमेशा सुपर पावर बना रहेगा? और अगर रहेगा तो क्या ये सब ऐसे ही चलेगा? क्या चाइना सुपर पावर होगा? क्या इजराइल हमेशा अमेरिका की आड़ में ये सब करता रहेगा? ऐसे तमाम सवाल। और क्या हम कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे? तो ये मासूम सा सवाल है, इसका मैं सटीक जवाब आपसे चाहती हूँ। आदिति, बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है। सबसे बड़ी बात है कि हर देश, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि वो अपने समाज में प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाए। देखो, जहाँ तक देशों की बात है, अगर हम पिछले 5000 साल का अलग अलग सिविलाइजेशन को स्टडी करें, चाहे मिस्र हो, यूफ्रेटिस टिग्रिस नदी के इधर, सबसे बड़ी बात है कि भारत की सिविलाइजेशन, मध्यकाल में हम देख सकते हैं लैटिन अमेरिका में भी अलग अलग सिविलाइजेशन। एक ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग मैंने देखा। एक सिविलाइजेशन, एक देश जब उभर कर सामने आता है तो एक समय होता है रफली 350 साल का, कि एक देश 350 साल के लिए ऊपर जाता है और उसके बाद अपने ही आंतरिक और बाहरी कारणों के लिए उसका आस्ते आस्ते, पतन तो नहीं कहूँगा, लेकिन आस्ते आस्ते उसका झंडा लहराना कम हो जाता है। तो अमेरिका, क्या अमेरिका का झंडा लहराना कम हो रहा है? देखो आदिति, अमेरिका 200 साल से सुपर पावर है। दुनिया के 7 समुंदर, 7 महाद्वीप पर राज है उनका। आज भी अगर आप देखें, डॉलर के मुकाबले कोई भी नहीं है। अमेरिका की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दुनिया में सभी देशों को दांत खट्टे कर सकती है। लेकिन आदिति, अमेरिका का क्या पतन चालू हुआ है? ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन दूसरे देश बहुत द्रुत गति से पकड़ रहे हैं अमेरिका को। अमेरिका की अगर हम विकास देखें, हम तो सब एक बहुत ही प्रोफेसर हमारे साथ हैं, जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। दुनिया का कोई दूसरा देश है जो कि अमेरिका को सुपर पावर की पोजीशन से हिला पाएगा? समय लगेगा। चीन, हाँ, अगर हम स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करें, हाँ, मेरे दिल की बात आपने पूछ ली। चीन अमेरिका को, अगर अभी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है ऐसी चलती रहे तो चीन अमेरिका को पकड़ लेगा 40 साल के अंदर। भारत, हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है, दुनिया में बेस्ट है। अगर हमारी जीडीपी इसी तरह से बढ़ती रहे तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बोलती है कि हम भी और 70 साल के अंदर अमेरिका को पकड़ लेंगे। बशर्त है सुधीर सर, बशर्त है कि हमें अर्जियां जो अब हमने एक बार फिर वाया
आप देखिए कि रशिया का रुख भी बदला है, प्रीमियम दामों पे तेल अब हमें मिलने लगा है, कहीं ना कहीं दोस्ती के उस पर सवाल भी आए हैं। ईरान आगे क्या करता है, हम ईरान से 2019 से तेल खरीदना बंद कर चुके थे। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है कि सबका दोस्त लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी, उसमें वापस से हमारी अर्जियां अब अमेरिका की तरफ जाने लगी हैं कि हमें 1 महीने की मोहलत चाहिए, तमाम चीज़ें। क्योंकि देखिए सर, मैं एक बहुत आज शो करने से पहले एक काफ़ी सीनियर एक सचिव से मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि जिन ऑप्शंस को हम तलाश रहे थे, ऑल्टरनेट्स जो वाली बात कही जा रही थी, अब वो भी तेल नहीं देना चाहते। वजह यह है कि सबको लग रहा है कि पता नहीं कितना क्राइसिस है, तो जहाँ से तेल मिल सकता था अब वो लोग भी रिफ्रेन कर रहे हैं। ये बात सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, ये चिंताजनक स्थिति लगी मुझे। देखिए, निश्चित तौर पर स्थिति तो गंभीर है। हॉर्मुज से लगभग 40% तेल और गैस हम लेते हैं। 20% ग्लोबल है, लेकिन हमारे लिए 40% है। चूँकि हमारे बम्बई से अगर आप देखें तो नॉटिकल माइल 1000 भी नहीं है हॉर्मुज। लेकिन इसके 2 तरह के आपको पॉलिसी डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक तो इमीडिएट लेना पड़ेगा कि जो जिन सोर्स से जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, रसिया से या और जगह से लें। लेकिन एक लॉन्ग टर्म भी आपको देखना पड़ेगा। 55 लाख बैरल पर डे का कंजम्पशन आज हमारा है और दुनिया का हम 3rd एनर्जी कंज्यूमर हैं। बाय 2035 हम दूसरे हो जाएंगे और लगभग 80 लाख बैरल पर डे का हमारा कंजम्पशन होगा। तो अफ्रीका को हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। कोई बीच में प्रॉब्लम भी नहीं है। इंडियन ओशन का दूसरा हिस्सा अफ्रीका है और अफ्रीका में बहुत तेल पड़ा है। वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका, कुछ इशू क्रिएट कर देगा। कैसे आप आसानी से बिना माथों पे लकीरों के आप अफ्रीका से ले सकते हैं? देखिए, क्रिएट करना तो उनका काम है। जो भी पावरफुल होता है वो प्रॉब्लम करता है इसलिए कि आप उठ नहीं पाए। लेकिन अगर आप 1980 के भारत को देखें और 2026 के भारत को देखें तो भारत ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। स्थितियां धीरे धीरे चेंज होंगी, ऑल ऑफ द सडन चेंज नहीं होगा। और वैश्विक तौर पर जो मूल सवाल देवनाथ जी से आपने पूछा, वैश्विक शक्ति के तौर पर भारत का आगाज हो चुका है। उसमें वक्त बहुत नहीं है, 20 साल के अंदर। मैं ना रिक्वेस्ट के साथ आप तीनों से कहती हूँ, मेरे दर्शक, एप्स्टीन फाइल्स के बाद पूरी दुनिया इस भ्रम से तो बाहर आ चुकी है कि जो हो रहा है वो प्लान्ड नहीं है। ये सब कुछ प्लान्ड है। ये सब कुछ गिने चुने लोगों के मदद कह लें या उनके फायदे के लिए हो रहा है। देखिए, इसलिए हम ग्लोबल पावर में आ चुके हैं। मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ। बिल्कुल डिसएग्री करिए आप। डिसएग्री करना भी एग्री करने का एक तरीका है। लेकिन आप ये देखिए कि वार में अब जब जाते हैं तो कोई आपके शर्तों पर वार खत्म नहीं होता है। केनिथ वॉल्स एक बड़ा विद्वान है, उसने लिखा है कि वार वैसे ही होता है कि आसमान में बादल चल रहे हैं और बादल कभी बरसते हैं, कभी गरजते हैं, कभी कुछ नहीं होते हैं। तो वही सिचुएशन में है आज का मामला। ईरान अकेले नहीं लड़ रहा है, उस पर पीछे रसिया लगा है, उसके पीछे चाइना लगा है, सारे सप्लाई हो रहे हैं। अभी हम लोग ऑफ द लाइन बात कर रहे थे कि जितना भारत के पास गोला बारूद है उससे ज़्यादा गोला बारूद वहाँ चल चुका है, लेकिन फिर भी यथोचित रिजल्ट नहीं आया है। असेसमेंट में कमी रही है। लेकिन एक चीज़ मानिए कि ईरान बहुत बड़े लेवल पर बर्बाद भी हो रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहे हैं और इस फेज में अगर वॉर होगा तो ईरान का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं। अब ईरान क्या उसमें निर्णय लेता है, लगातार बातचीत जारी है। लेकिन वार कंटिन्यू अभी मुझे नहीं लगता तुरंत होगा। ये वार अभी 2-3 महीना तो चलेगा ही चलेगा मिनिमम। सर